ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है। दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली। बस शिवसन कीन्ह दुराऊ, कछु न परिछालीनि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुमृशान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता करवेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकटि न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु
पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय सावा एहि तन सती भेट मोहि नाही शिव संकल्प कीन्ह मन माही अस विचारि शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति दृढ़ाई असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरथ भगवाना सुनि न भगीरा सती उर सोचा पूछा से वही समेत सबोचा कीन्ह कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती सती हृदय अनुमान किया सब जाने सर्वज्ञ कीन्ह कपटु में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि अमित जाई नहीं बरनी कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहे मोर अपराधा शंकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी निज अध समुझि न कछु कहि जाई तपई अवा इव उर अधिकाई सती ससोच जानी वृष के तू कहीं कथा सुंदर सुख है तू बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा तह पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बट तर कर कमलासन शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपारा सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिहाही।
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। ये दिन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने पहले शिष्यों को दिए गए प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन बुद्धिज्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व कठिन दौर से गुजर रहा है और बुद्ध के आदर्शों से ही हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। लद्दाख के नीमू में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अस्पताल का दौरा भी किया जहां उन भारतीय सैनिकों का उपचार किया जा रहा है जो 15 जून से चले हिंसक टकराव में घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने सैन्य बलों पर गर्व करता है और उनकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख के अग्रिम क्षेत्र के दौरे से बेचैन हुए पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता आया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। देश में अब तक कोरोना विषाणु से 3,94,227 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,235 लोग रोग मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 60% से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 2,42,383 बार जांच की गई। अभी तक 98 लाख से अधिक बार जांच की जा चुकी है। जापान ने कहा है कि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। भारत और जापान सामरिक साझेदार हैं। ब्राजील में कोविड-19 मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस लातिन अमेरिकी देश में संक्रमण के 15 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। 9,78,600 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अभी तक 63,000 से अधिक लोगों की विषाणु की वजह से मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस 2 वायुयान वाहकों को मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए अभ्यास हेतु दक्षिण चीन सागर में भेजा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं सिरसिला चंदना आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये जो कहानी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित कामाक्षी बालसुब्रमण्यम जी की ही एक कहानी है। इस कहानी का हिंदी में रमेश बख्शी जी ने अनुवाद किया है। इस कहानी का नाम है मुत्तू के सपने। तो बच्चों, यहाँ पर एक बालक है जिसका नाम मुत्तू है और वो नित्य नए सपने देखता है और हमेशा यही सोचता है कि इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तो आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से सपने देखता है? तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मुत्तू एक छोटा सा बालक था। वह अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर दिन उसके माता पिता खेतों में काम करने चले जाते थे। उसके जो भाई थे वो जमींदार के पशुओं को चराने ले जाते थे। अब मुत्तू की 3 बहनें थीं। तीनों की तीनों बहनें जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाती थी। बेचारा मुत्तू हमेशा अकेला ही पड़ जाता था, लेकिन वह अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता था।
जानते हो क्यों बच्चों? हाँ, क्योंकि वह हमेशा जो है अपने झोपड़ी के पास जो नीम का पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठकर नए नए सपने, अजीब अजीब सपने देखता रहता था। कभी वह देखता कि आसमान में जो पंछी दिखाई दे रहा है तो सोचता कि काश मैं भी उसकी तरह उड़ता तो कितना अच्छा होता। तो कभी तालाब की तरफ देखते हुए उन मछलियों को देखता और सोचने लगता कि अरे वाह, अगर मैं भी इन मछलियों की तरह पानी के अंदर जा सकता और वो किस तरह खेल रहे हैं देख सकता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा कई बार होता है कि मुत्तू जो है समुद्र की लहरों को देखकर भी सपने देखने लगता। वो सोचता कि कितना अच्छा होता अगर मैं इन लहरों में बैठकर समंदर के उस पार क्या है उसे देख सकता, तो शायद मुझे पता चलता कि समंदर के उस पार भी कुछ है। और कई बार तो ऐसा भी होता कि जब उसके माता पिता, भाई बहन थक कर शाम के वक्त उस नीम के पेड़ के नीचे आराम करते, तो वो उस समय भी उस ठंडी रात में उस चांद की ओर देखते हुए यही सोचता कि अरे वाह, अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं ऊपर जाकर उस चांद को छू आऊं। पर बेचारा मुत्तू, ये तो थे उसके सपने, और इन सपनों को वो किसे सुनाए, हमेशा यही सोचता रहता। एक दिन उसे लगा क्यों ना मैं इन सपनों को अपने पिता को सुनाऊं। तो वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने सपने अपने पिता को सुनाए। तो आप भी अपने सपनों के बारे में अपने बड़ों को बताते हो ना? हाँ, तो यही मुत्तू ने भी ऐसा ही किया। मुत्तू ने अपने सपने पिता को सुनाए। बेचारे पिता जो थके हुए थे, उन्होंने कहा, मुत्तू, लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, हम समुंदर को भी पार नहीं कर सकते क्योंकि समुंदर तो फैला हुआ है और हम लोग चांद उसको छू भी नहीं सकते। तो तुम ऐसे बेवकूफ़ी मत करो, ऐसे सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। बेचारा मुत्तू अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन मुत्तू ने सोचा क्यों ना मैं इन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताऊं, और वह जाकर अपने भाइयों से कहता है। बेचारे मुत्तू, उसके भाई उस पर हंसने लगते हैं। हा हा हा, तुम तो लोगों की तरह तेज भी नहीं दौड़ सकते हो और ऊपर उड़ने की बात करते हो। वाह मुत्तू, तुम्हारे सपने और तुम दोनों अजीब हो। फिर बेचारा मुत्तू दुखी होकर अपनी बहनों के पास जाता है, अपनी बहनों को सपनों के बारे में बताता है। उसकी सबसे बड़ी बहन वो मुत्तू से कहती है, मुत्तू, तुम जब उड़ना सीख लोगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूंगी। मुत्तू खुश हो जाता है। उसकी छोटी बहन कहती है, मुत्तू, जब तुम चांद तक पहुंच जाओगे तो मुझे भी बताना कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। अब मझली बहन वो तो मुत्तू के सपनों से बहुत खुश होती है और मुत्तू से कहने लगती है, मुत्तू, मैं भी ना सपने तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे सपने नहीं देख पाती हूँ। अब बेचारा मुत्तू, उसने तो अपने सपनों के बारे में सबको बताया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि इस सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तभी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक उनके गांव में एक आदमी आता है। आदमी, उसके हाथों में एक झोला और उसमें कुछ किताबें। उसने बताया कि वह एक
मास्टर है। उसने अपना स्कूल वहीं नीम के पेड़ के नीचे खोल दिया, जिसके नीचे बैठकर मुत्तू सपने देखा करता था। अब इस नीम के पेड़ के नीचे मुत्तू और गांव के कई बच्चे आने लगे। वह मास्टर के साथ बैठे बैठे नई नई बातों को सुनते थे। मास्टर ने उन्हें पढ़ना लिखना, चित्र बनाना और गाना गाना भी सिखाया। और मुत्तू और दूसरे बच्चों को तरह तरह की अद्भुत कहानियां भी सुनाते थे। सब बच्चे इन मास्टर के साथ बहुत खुश थे। मुत्तू को भी मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। तो मुत्तू ने सोचा, क्यों ना मैं अपने ये सपने मास्टर जी को सुनाऊं। तो उन्होंने गंभीरता के साथ मुत्तू के सारे सपने सुने। और जानते हो बच्चों, मास्टर जी ने शाबाशी दी। मुत्तू से कहा कि मुत्तू, तुम तो बहुत अच्छे सपने सुनते हो। सचमुच, अगर तुम आकाश में उड़ना चाहते हो तो उड़ सकते हो। हवाई जहाज तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, जहाँ तक शायद कोई पंछी भी ना पहुँच सके। और मुत्तू, जहाँ तक तुमने मछलियों की बात कही, तुमने जैसे सपने में देखा, तुम समंदर के अंदर या तालाब के अंदर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनडुब्बी में बैठकर जाना पड़ेगा। और जहाँ तक लहरों की बात है मुत्तू, अगर तुम जानना चाहते हो समंदर के उस पार क्या है, तो तुम बहुत बड़े जहाज में बैठकर भी उस समुंदर को पार कर सकते हो, बिना लहरों से डरे। तो देखा मुत्तू, तुमने जो सपने देखे वो सच भी हो सकते हैं। और जैसा मुत्तू तुमने कहा, चांद, ओह यह चांद, पहले तो हम इस चांद तक जा भी नहीं सकते थे। चांद पर जाना दूर का सपना था। लेकिन मेरे नन्हे दोस्त, आदमी तो चांद को छू आया है। किसी तो दिन तुम भी गगारिन या राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो और तुम भी इस चांद को छू सकते हो। अब मुत्तू इन सब के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में आशा भर गई। वह सोचने लगा, बड़ा होकर या तो मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, या फिर शायद जहाजी बनूं, या हो सकता है खोजी बन जाऊं, या फिर अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं। तो ये सब सोचते सोचते अचानक मुत्तू को एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि नहीं, इन सब से तो अच्छा है कि मैं भी एक बुद्धिमान मास्टर बनूं और जैसे मैं सपने देखता हूँ वैसे ही दूसरे बच्चों को भी बताऊं कि हाँ, तुम भी सपने देखो और इन सपनों को भी सच कर सकते हो। तो देखा बच्चों, ये थी मुत्तू की कहानी। कैसी लगी आपको? बच्चों, आप भी मुत्तू की तरह हर रोज़ सपने देखिए, उन सपनों को साकार करने की भी कोशिश करिए। तो बच्चों, जब आप सपने देखते हो तो आप उन सपनों के बारे में अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, या फिर आप इस लॉकडाउन के समय में इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, है ना? हाँ, तो बच्चों अब इतना ही। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है इमरान का दुख, भाषण कला काम नहीं कर रही। आलेख डॉक्टर अशोक बेहुरिया का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 29 जून 2020 को बलूच अलगाववादियों द्वारा कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने का अवसर नहीं गंवाया। मानो कोई लिखी हुई प्रतिक्रिया तैयार थी। इस हमले में 4 मिलिटेंट समेत लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई।
पाकिस्तान में सब कुछ के लिए भारत को दोषी ठहराना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के गुजरे ज़माने के प्रिय नेता ऐसा ही करते रहे हैं, विशेषकर तब जब वे स्थिति को संभालने में असफल रहते हैं। वास्तव में इस हमले के कुछ दिनों पहले पार्टी में इमरान के लेफ्टिनेंट ने भारत द्वारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर चर्चा की शुरुआत की थी और भारत विरोधी बयानबाजी करके आवाज़ बुलंद कर रहे थे। ऐसा वे संभवतः इसलिए कर रहे थे कि इस प्रकार के एक हमले के लिए पाकिस्तान को तैयार किया जा सके। क्या श्री खान ने भी ये नहीं कहा कि इस प्रकार की किसी घटना की सूचना एजेंसियों को पहले से ही थी? फिर पाकिस्तान की एजेंसियों ने इसे क्यों नहीं टाला? ये विचार करने योग्य एक प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की चालबाजी अपनी सरकारों की असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अधिकतर पाकिस्तानी नेता करते रहे हैं। इमरान खान भी इससे अलग नहीं है। वास्तव में भारत के विरुद्ध इस प्रकार के आधारहीन आरोप लगाते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बलूच विद्रोहियों को धन्यवाद देना चाहिए कि इन विद्रोहियों ने आज पाकिस्तान को डराने वाले कई तरह के संकटों से जनता का ध्यान हटाने के लिए उन्हें एक बहाना दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से जन मामलों के उनकी सरकार के अयोग्य निपटारे को इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इमरान खान ने घेरेबंदी में पड़े एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अक्सर उन्हें एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया है। उनकी शक्ति का आधार अब GHQ की साख के लिए सीमित है। ये आधार अब कमज़ोर होता हुआ जान पड़ता है। जब श्री खान सत्ता में आए तो पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था को निपटाने की उनकी शैली को कई टीकाकारों ने भिन्न कहकर अभिवादन किया। बहरहाल अब वे उनके विरुद्ध हो चुके हैं। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB के गलत इस्तेमाल के बावजूद वे भ्रष्टाचारियों को न्याय के कटघरे में लाने में असफल हो चुके हैं, बल्कि वे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से घिरे हुए हैं। उनमें से बहुत से नेता उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। उनके बहुत से मुखर समर्थक उनमें वही पुराने और परिचित बुराई पाते हैं जो उनके पूर्ववर्तियों के पीड़ित होने का कारण बनी। इन्हीं में से एक अशरफ भट्टी ने कुछ समय पहले उर्दू मीडिया में एक स्तंभ लिखा कि इमरान पूरी तरह से असफल हो चुके हैं तथा पाकिस्तान के प्रिय प्रधानमंत्री को पिछले 22 महीनों तक पाकिस्तान का समय बर्बाद करने के लिए जनता को उत्तर देना चाहिए। गत चुनावों में उनका समर्थन करने वाले एक अन्य लोकप्रिय टीकाकार हसन निसार ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के अत्यधिक चर्चित चेहरों में से एक फवाद चौधरी ने हाल के एक साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के गंदे धब्बे को साफ किया। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार काम करने में असफल रही है तथा पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके कुछ दिनों पहले गठबंधन सहयोगियों में से एक बलूच नेशनलिस्ट पार्टी मेंगल ने इसे प्रतिशोध कहा था। इसके नेता अख्तर मेंगल ने बहुत से बलूच लोगों की बेहतरी की दिशा में काम करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर पाने की सरकार की असफलता को लेकर अपना संतरास व्यक्त किया था। उससे पहले कई बलूच नेताओं की तरह अख्तर ने लोकतांत्रिक माध्यमों से अपने लोगों की विश्वसनीय मांगों को आगे बढ़ाने की सीमाओं को अवश्य तलाशा होगा। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां खान को हटाने की मांग कर रही हैं। ओसामा बिन लादेन को एक शहीद के रूप में उनका चरित्र चित्रण करना अवचेतन मन की भावनाओं को प्रकट करने वाली उनकी एक भूल हो सकती है, जो जिहादी चरमपंथियों के लिए उनकी सहानुभूति का एक धोखा है, जिसकी विपक्षी नेताओं ने निंदा की है। गरीब विरोधी और जन विरोधी उपाय के रूप में बजट की उनकी आलोचना को बहुत से लोगों ने समर्थन दिया है। विपक्षी पार्टियां भी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के विरुद्ध विश्वास मत की मांग कर रही हैं। आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत कर सकती हैं तथा उनके लिए और चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इन सब के बीच विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ का इलाज करने संबंधी चीनी पेशकश को लेकर श्री खान भी असहज महसूस कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अफवाह है कि मजबूत सैन्य प्रतिष्ठान जमीन की स्थिति पर नजर रख रहा है। आखिरकार सेना सार्वजनिक रूप से इमरान की असफलता के सहयोगी के रूप में देखा जाना पसंद नहीं करेगी।
इस परिदृश्य के उलट माइनस इमरान सूत्र ने पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियों में स्थान बनाया है। असेंबली में श्री खान का करारा जवाब ये रहा कि फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है, जो आत्म आश्वासन का एक अभ्यास हो सकता है, लेकिन परिस्थिति पूरी तरह से उनके विरुद्ध जान पड़ती है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।